गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 1 to 10th में आपने कई बार पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। हाउएवर, अब आप क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इस पर भी फोकस करेंगे। हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है, अभी इंडिया में एनवायरनमेंट की क्या पोजीशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इतनी चीजें हमें पढ़नी होती है। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे एकदम बेसिक सी बात करते हैं, एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऑल दोस कंडीशन एंड देयर इफेक्ट व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। हर वो चीज जो इंसानी जीवन पे असर डालती है वो एनवायरनमेंट है। ये पहली डेफिनेशन हो गई आपकी। दूसरी डेफिनेशन, सम टोटल ऑफ सराउंडिंग। जैसे सराउंडिंग है ना, पेड़, पहाड़, जंगल एक्सेट्रा, and totality of resource that affect our existence and quality of life। हर वो चीज, वो सराउंडिंग जिसके कारण हम जीवित है, जो हमारी लाइफ क्वालिटी पे असर डालती है। डेफिनेशन नंबर 2 एनवायरनमेंट है, तो आप पहली लिख लो, दूसरी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी डेफिनेशन लॉ की डेफिनेशन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से एनवायरनमेंट में वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, लैंड आ जाता है, और इनके बीच का रिलेशनशिप आ जाता है एयर वाटर लैंड के बीच का, जिसके कारण ही ह्यूमन बीइंग्स, अदर क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सारी प्रॉपर्टीज है दुनिया में। ठीक है, तो इन डिफिनेशन से समझ ये आता है कि हमारा एनवायरनमेंट एबायोटिक चीजों से भी बनता है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और बायोटिक चीजों से ही बनता है मतलब लिविंग। तो जैसे एबायोटिक या नॉन लिविंग में क्या किए गए, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल, ये सब क्या होगा, ये एबायोटिक होगा। ठीक है, ये सब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लिविंग एलिमेंट मतलब बायोटिक में क्या क्या गया, लिविंग क्रिएचर जैसे बर्ड, प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, फिशेस, ये सब ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। तो पहले तो एनवायरनमेंट की मीनिंग हो गई। आगे आते हैं एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, आप अल्टीमेटली देखेंगे तो उसका रॉ मटेरियल मिल कहाँ से रहा है, एनवायरनमेंट से तो मिल रहा है ना। रॉ मटेरियल मतलब क्या, इनपुट। जैसे मैं बोलता लकड़ी एक इनपुट है, वुड। इससे अलग अलग कलर डिजाइन के आउटपुट मतलब फर्नीचर बनते हैं, क्रिकेट का बैट बनता है ना। तो नॉर्मली एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे हम प्रोडक्शन कर सके। इसमें क्या क्या रिसोर्स आती है, जैसे मिनरल्स हो गए, वुड, वाटर, सॉइल, ये सब का यूज क्या करते हैं हम लोग, किसी भी तरह का प्रोडक्शन करने में करते हैं। सिंप्लीफाइड वे में बोले तो जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से मिलती है उसी को कन्वर्ट करके हम यूजफुल थिंग्स बनाते हैं। एनवायरनमेंट में आप रिसोर्सेज बोलेंगे तो दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये आप बचपन से पढ़ते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन बी रिप्लेनिश्ड, जो वापस आ सकती है और जो खत्म नहीं होगी, जैसे लकड़ियां, सी एनिमल एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो एक बार खत्म हो गई तो फिर ये वापस से नहीं आ पाएगी, जैसे फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। जैसे एनवायरनमेंट में देखो, सूर्य आ जाता है, सन, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब किसी भी लाइफ के एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, ये तत्व है। इनके बिना जीवन संभव नहीं है, लाइफ संभव नहीं है। देन एनवायरनमेंट का जो थर्ड सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस करते समय और कंज्यूम करते समय दोनों ही समय वेस्ट बहुत निकलता है। ये गार्बेज के फॉर्म में होता है। तो अल्टीमेटली वेस्ट जाता कहाँ है, एनवायरनमेंट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जमीन उसे एब्जॉर्ब कर देती है। देन एनवायरनमेंट हमारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करता है। आपकी सराउंडिंग देख लो, जैसे आसपास रिवर हो, ओशन हो, माउंटेन हो, डेजर्ट हो, तो आप इन सराउंडिंग को एंजॉय कर सकते हो। तभी तो हम लोग घूमने फिरने जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे। तो ये एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस है। ध्यान से देख लो, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। दो तरह की रिसोर्स होती है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। देन लाइफ जो है आज क्यों का एग्जिस्ट कर रही है, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के कारण। जितना गार्बेज या वेस्ट है सारा कहाँ जाता है, एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है। और एट लास्ट हमारी लाइफ क्वालिटी क्यों इंप्रूव हो रही है, एनवायरनमेंट के कारण। अब जब इतना सब कुछ सही है तो क्राइसिस क्यों आया, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम क्या है एनवायरनमेंट को लेकर, और ये क्राइसिस क्यों आ रहा है। तो आप इसे दो टर्म से समझ सकते हैं। सबसे पहले कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब बेसिकली होता है जितनी नेचुरल रिसोर्सेस हैं और उनका जिस हिसाब से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो गया। जनरली क्या होता था, जब आबादी देश में कम थी, कोई भी रिसोर्स है वो जल्दी रीजनरेट हो जाती थी। जैसे आपने कुछ पेड़ काटे, कुछ ट्रीज को आपने कट किया, फिर ग्रो हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, आप बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं।
इतने बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो कि अब रीजनरेशन होना बड़ा मुश्किल हो गया है। जंगल के जंगल लोग ट्री फॉरेस्ट साफ कर देते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, तो जो धरती की कैरिंग कैपेसिटी है वो खत्म होती जा रही है। इतना ज्यादा हम हर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं कि वो पूरी तरह खत्म हो जानी है एक टाइम के बाद। दूसरी चीज जो एनवायरनमेंट के अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है, मतलब ये कि जितना हम गार्बेज निकालते हैं वो हद से ज्यादा हो गया है और अब धरती उसे कंज्यूम नहीं कर पा रही है या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन वॉलिथीन हम जमीनों पे फेंकते जाते हैं पैकेट्स, वो जमीन कहाँ कंज्यूम कर पाती है, कंज्यूम मतलब अडॉप्ट कहाँ कर पाती है। तो इससे ये समझो कि एनवायरमेंटल क्राइसिस दो कारणों से आ रहा है। एक तो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को आपने बिगाड़ दिया है, रिसोर्सेज इतना भयानक इस्तेमाल कर रहे हो कि रीजनरेट नहीं हो रही है। दूसरा, आप इतना वेस्ट एक्सीड में निकाल रहे हो, इतना ज्यादा वेस्ट निकाल रहे हो, उसको एनवायरमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है एनवायरमेंटल क्राइसिस में। अब अगर इतना ऐसे ही एनवायरमेंटल क्राइसिस चलता रहा तो आपको इसकी एक हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, मतलब आपको इसकी एक तगड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या होगा अगर एनवायरमेंट क्राइसिस ऐसे ही बढ़ता रहा तो? सबसे पहला, पूरी वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो जाएगी, नदियां सूख जाएगी जो बहुत नुकसानदायक चीज है। दूसरा, जिस हिसाब से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा भी बहुत खर्चा होगा। तीसरी बात, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो इससे हमारी हेल्थ पे भी क्या पड़ेगा, अच्छा खासा नुकसान होगा। चौथी बात, जो ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज्यादा एमिट हो रही हैं उसके कारण क्लाइमेटिक चेंज आएंगे, ये सब चीजें होंगी, कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। क्यों आया ये एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्या कारण था कि आज एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ गया है? सबसे पहला कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। देखो, हमारी पॉपुलेशन भारत की बेतहाशा बढ़ी है। आपको बताऊं, दुनिया की अराउंड 18% पॉपुलेशन जो है, 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत में रहती है। आप लोग भी ये बात कई बार पढ़ चुके हो। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन या दुनिया की जमीन का हमारे पास सिर्फ 2.5 गुना हिस्सा है, 2.5% है। 2.5% ऑफ दुनिया की जमीन हमारे पास है। रेशियो कितना खराब है देखो, 2.5% की जमीन है हमारे पास और 18% की पूरी दुनिया की आबादी है। तो बैलेंस बहुत बिगड़ चुका है, जमीनों का बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है। दूसरी, पावर्टी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इंडिया का लार्ज सेक्शन जो है वो पुअर है। वो क्या करते हैं, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए पेड़ काटते हैं या पेड़ों को बेचते हैं, इससे सॉइल इरोजन फैल रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, लोग शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटीज बन रही है जिसके लिए जंगल तबाह किए जा रहे हैं। हम लोग बहुत इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने लग गए जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की एक जड़ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है जिसके कारण एयर वाटर नॉइज हर तरह का पॉल्यूशन बढ़ा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी बढ़ गए हैं जो नॉइज पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों फैलाते हैं। और हम लोग भी सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना मतलब, जैसे बोला गया रात के 10 बजे का डीजे नहीं बजाना है, हम डीजे बजाएंगे, जोर जोर से कूद कूद के डांस करेंगे। स्पिट करना मना है तो जहां मना वहीं जाके थूक के आएंगे, तो ये सब चीजें हम करते हैं। हम मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं दिल पे नहीं लेना है किसी को भी इसको। तो ये है कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ध्यान रखना। इसमें 2 शॉर्ट नोट है, मैं चाहूंगा आप खुद पढ़ें। एक है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और एक है ओजोन डिप्लीशन। ये आप सेल्फ पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को बताना सर ये नहीं आया। ये शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं एनवायरनमेंट का इंडिया में क्या पोजीशन है। तो देखो, इंडिया में नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला हिस्सा, मतलब यूपी और जो उत्तराखंड वाला हिस्सा जो है वो सबसे फर्टाइल रीजन है पूरी दुनिया में देखा जाए। डेक्कन प्लेटू की जो ब्लैक सॉइल है वो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत बड़ा, फ्लोरा फौना मतलब जन जीव जंतु बहुत रिच है। हमारे यहाँ हर तरह के मिनरल्स मिलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ हमारे पास दुनिया की जमीन का 2.5% हिस्सा है जैसे मैंने बताया, और हमारी आबादी 18%। तो इसके चक्कर में हो ये रहा है कि हम लोग हर नेचुरल एंडोमेंट को, एंडोमेंट वाला गिफ्ट को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इतना ज्यादा वेस्टेज निकाल रहे हैं कि अब एनवायरनमेंट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तीसरा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन अपनी पीकिंग लिमिट पर पहुंच चुका है। ये सब इंडिया की पोजीशन है, ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में तो आप बता पाओ। ठीक है। अब आते हैं डिक्टोहोमी। डिक्टोहोमी का मतलब आप कंसेप्ट बोल सकते हो, कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। इंडिया में एनवायरनमेंट क्यों डिग्रेड हो रहा है? तो बेसिक रीजन 2 है। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब बर्बादी, एक पॉवर्टी जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा, और दूसरा प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है। 2 मेन कारण। ठीक है, इनके कारण क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, और मेन इश्यूज क्या है, क्या कारण है, एकदम ज्यादा अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन में या डिटेल में पढ़ोगे तो किन कारणों से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है,
तो सबसे पहले ज़मीन खराब हो रही है, ज़मीन की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। अब वो ज़मीन खेती बाड़ी के लिए भी नहीं रह गई है, ऐसा हो गया है। क्या कारण हो सकते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ना, IMP पॉइंट है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जमीन की उपजाऊता या फर्टिलिटी खत्म हो जाना। क्या कारण है? ग्रेजिंग बहुत बढ़ गई, वेजिटेशन को चर जाते हैं ये जो पशु पक्षी होते हैं, पशु होते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, पेड़ काटे जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जमीन को कुछ समय ऐसी खाली छोड़ देते हैं, अबैंडन छोड़ देते हैं, जिससे बंजर हो जाती है। फॉरेस्ट लैंड पे लोग कब्जा कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। देन जंगलों में आग लगती है, पूरा वेजिटेशन बर्बाद होता है। सॉइल कंजर्वेशन मेजर हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। क्रॉप रोटेशन हम लोग ढंग से करते नहीं। इनडिस्क्रिमिनेट, बहुत गलत तरीके से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं हम लोग। इरिगेशन को लेकर हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और ग्राउंड वाटर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये खत्म हो गया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये सबसे पहला रीजन है हमारे यहाँ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, जमीनें बर्बाद हो रही है। दूसरा, एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारी पॉइजनस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहीं कहीं एयर को पॉल्यूट कर रही है। क्या कारण एयर पॉल्यूशन का? तो व्हीकल एमिशन बहुत ज्यादा हो गया, मोटर व्हीकल बढ़ गए हैं। 23 करोड़ व्हीकल 2016 में थे भारत में, तो उतना धुआं भी तो निकलेगा ना। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक हद से ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग 10th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, वहां से जो स्मोक निकलती है वो एयर पॉल्यूशन फैला रही है। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे यहाँ की एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, जिसने 17 कैटेगरी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज को रिकॉग्नाइज किया है जो एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैला है। कैसे फैल रहा है वाटर पॉल्यूशन? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, इंडस्ट्री के कचरे, वो पूरे रिवर्स में जा रहे हैं। डोमेस्टिक सेवरेज जो है, घर का कचरा, वो भी घर का कचरा, टॉयलेट वॉयलेट का पूरा, वो भी रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर से जो मिक्स इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, वो भी स्टीम्स या रिवर्स में जा रहे हैं। थर्मल पावर हाउसेस का भी जो हार्मफुल केमिकल है वो वाटर में जा रहा है। तो ये इशू है ना, बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। तो देखो हमारे एनवायरनमेंट क्यों बर्बाद हो रहा है, तो जमीन डिग्रेड हो रही है, सारे रीजन पढ़ोगे। एयर पोल्यूशन के रीजन पढ़ोगे, एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है। वाटर पोल्यूशन के रीजन पढ़ोगे, वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है। 1974 में हमारी गवर्नमेंट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेट किया था। ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट कंसर्न जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसको हैंडल किया जा सके। इसके बाद अलग अलग स्टेट्स में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बना दिए गए हैं। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया में 125 नदियों को और तालाबों को मॉनिटर करते हैं। इनके काम में क्या क्या आ जाता है, ये समय समय पर जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वाटर, एयर और लैंड पोल्यूशन के बारे में। दूसरा, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि किस इंडस्ट्री से कितना सीवेज या वेस्ट निकलना चाहिए। इनके कोड्स और गाइडलाइन से वेस्ट डिस्पोजल को लेकर कि किस नदी नाले में कचरा जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एयर वाटर पोल्यूशन रोकने में। ये रिसर्च वर्क करने का भी काम करते हैं, ऐसे मेथड निकालते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन रोका जाए। ये टीवी मीडिया पे अलग अलग तरह के कैंपेन्स भी करते हैं। ये इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ज़्यादा ही लोग पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं। और आखिरी में एयर क्वालिटी भी चेक करते हैं। ये सारे काम करते हैं। तो ये आपको IMP है, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। देन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के क्या क्या कारण हो गए, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हमने खत्म कर दिया है। हमने देखो लैंड यूज का पैटर्न बदल दिया, पेड़ पूरे काट डाले हैं। ठीक है, आपको जैसे मैंने ये बताया कि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% है। हमारे यहाँ फ्लोरा और फाना, मतलब पेड़ जो पौधे हैं, फूल है, पशु पक्षी है, वो भी बहुत सारे थे। पर धीरे धीरे सारी चीजें डिक्लाइन होती जा रही है, इंडिया से खत्म होते जा रही है। खासकर एनिमल्स तो बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गए। देन हमारे यहाँ का ना जो टाउनशिप प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है। हम वेस्ट मैनेजमेंट करना नहीं समझते। ये माना जाता है कि एक शहर में 64 to 70 मिलियन टन वेस्ट निकलता है। ठीक है, वो बढ़ के आगे जाके 125 मिलियन टन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास उसे मैनेज करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक, चिपको मूवमेंट जरूर पढ़ लें। चिपको मूवमेंट के 2 कम्युनिटी ने शुरू किया था। पहले हिमालय में शुरू हुआ था चिपके मूवमेंट के नाम से, फिर कर्नाटक में शुरू हुआ अपीको मूवमेंट के फॉर्म से। चिपको या अपीको का मतलब हक करना होता है। उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट 1973 में चालू हुआ था और 1983 में अपीको मूवमेंट चालू हुआ। इसमें जो विलेजर्स थे, सलकानी कॉलेज, सरकारी फॉरेस्ट, सिरसी डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने पेड़ों से वो चिपक गए ताकि पेड़ काटे ना जा सके। ऐसा करके उन्होंने 12,000 पेड़ों को बचा दिया। ये पढ़ना अच्छे से। तो ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया एनवायरनमेंट का।
अब बारी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड पूरी कर ही रही है, लेकिन साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को क्या करे, पूरा करे। तो अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी होगी। सीधे स्ट्रेटजी पे आना, सबसे पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखना होगा। जैसे हमारे एनर्जी नीड्स कहाँ से पूरी होती है, थर्मल पावर या हाइडल पावर से, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इनका कोई अल्टरनेटिव सिस्टम निकाल लो, क्योंकि इससे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पे फोकस करना चाहिए। देन गांव के एरिया में लोग लकड़ियां बहुत काटते हैं, तो उससे अच्छा जो है गोबर गैस या फिर एलपीजी गैसेस का यूज करो, तो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम। गवर्नमेंट ने इसके लिए उज्ज्वला योजना भी चालू करी है, जैसे जिससे जो बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन्स उनको एलपीजी सिलेंडर कम रेट पे प्रोवाइड किया जा सके। जन अर्बन एरियाज में डीजल पेट्रोल से बहुत पॉल्यूशन फैलता है, कंप्रेस नेचुरल गैस मतलब सीएनजी गैसेस का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सीएनजी गैस के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन होता है, हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ पर होता है। फिर आप विंड पावर का यूज करें, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ, विंड टर्बाइंस लगा दी जाती है। फिर आप सोलर पावर का यूज करें। सोलर पावर को तो बहुत ज़्यादा इंडिया में अडॉप्ट किया भी जा रहा है, क्योंकि सनलाइट इको फ्रेंडली भी होती है और नॉन एग्जॉस्टिबल है, जितना यूज करना है करो, ठीक है। कन्वर्जन कर दिया जाता है सोलर एनर्जी का, किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। और इससे क्या हो गया, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी क्या मिल रही है, बहुत फायदा हो रहा है। देन मिनी हाइडल प्लांट डाले जा सकते हैं, ठीक है, खासकर माउंटेनियस रीजन में डाले जा सकते हैं जहाँ बिजली जनरेट हो सके, ठीक। फिर अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा पुराना मेथड होता था, जो पुराने लोग जैसे फार्मिंग करता था, उन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर होगा। हम ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम पे चलें, जैसे जो पूरा प्लांट, लीव्स, फ्रूट, मिनरल, हर्ब्स होते थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ज़मीन पे ही छोड़ दिया जाए तो ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़े। फिर बायो कंपोस्टिंग करें, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़कर हम नेचुरल कंपोस्ट का यूज़ करना चालू करें तो बहुत अच्छा है। इसको लेकर गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बनाया हुआ है। देन हम लोग बायो पेस्ट कंट्रोल करें। केमिकल पेस्टिसाइड से बेटर है कि आप नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो, जैसे नीम का आप इस्तेमाल करिए, ये सब को इंकरेज करिए, ठीक है। तो ये सबसे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ओवरऑल आपका चैप्टर का कंसेप्ट बस इतना ही है, यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मैंने आपको ये पूरा करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैप्टर को क्या करो, एकदम अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना।